क्या नाम आपका और कौन सा अटेम्प्ट था? सर मेरा नाम कोमल है और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। और मीडियम क्या मैम? इंग्लिश मीडियम। अच्छा ये बताइए, जो प्री से लेकर इंटरव्यू तक की रणनीति होती है वो किस प्रकार से आपने की है? लाइक ये तीनों स्टेज ही काफी अपनी डिमांडिंग है। बिल्कुल अलग स्किल सेट चाहिए होता है। प्रीलिम्स के लिए आपको एमसीक्यूज को सॉल्विंग स्ट्रेटेजी को लेना होता है। मेंस के लिए आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए एंड इंटरव्यू में कम्युनिकेशन स्किल्स रहती है। प्री के लिए आपने कौन कौन से सोर्स आपने बनाए थे और मॉक प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यूज। सेल्फ स्टडी की है कि कहीं से कोचिंग? मैंने कोचिंग ली थी, ऑनलाइन कोचिंग ली थी। क्या बताएंगे आप, जैसे जो शुरुआत करना चाहते हैं बच्चे, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार से, जैसे कि प्री नहीं हो पाता है, बहुत सारे हताश हो जाते हैं, क्या करना चाहिए प्री के लिए खासकर? प्रीलिम्स के लिए आई वुड से कि आप मॉक प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए बिकॉज वहाँ पर नॉलेज ही नहीं, सिर्फ एक स्किल्स भी इम्पोर्टेंट होती है व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। सो आपको वो मॉक प्रैक्टिस से आ जाती है। और पीवाईक्यूज पे काफी ध्यान दीजिए कि कैसे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहा है। जब मेंस के लिए फिर बात करें, कौन कौन से आपने बुक्स के लिए पेपर किया और कितने घंटे आपने आंसर राइटिंग की, कितने टाइम दिया आपने पर डे के हिसाब से? मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दी थी बिकॉज ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। तो मैं डेली कुछ ना कुछ लिखती रहती थी और मुझे कॉन्फिडेंस था थोड़ा आंसर राइटिंग पे, तो वही था। और उसके लिए फिर अगेन मॉक प्रैक्टिस ही चाहिए होती है कि पेपर कंप्लीट हो जाए। ये मेजर टास्क रहता है मेंस में। अच्छा, और ये इंटरव्यू जैसे रिजल्ट आता है मेंस के बाद, तो इंटरव्यू के लिए ऐसा रहता है, आपका इंटरव्यू पहला ही है इंटरव्यू, तो थोड़ी धड़कनें भी तेज होती हैं कि क्या पूछेंगे, कैसा क्या रहेगा, तो इसके लिए क्या आपने किया है? सर इंटरव्यू के लिए मैंने मॉक टेस्ट, ये मॉक प्रैक्टिस काफी करी थी, काफी इंटरव्यूज दिए थे बिकॉज ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। तो मुझे थोड़ा सिमुलेटिंग इन्वायरमेंट चाहिए था, तो मैंने मॉक प्रैक्टिस के थ्रू और डेफ पे थोड़ी रिसर्च खुद ने गूगल करके उस पे हेल्प किया। रियल इंटरव्यू और मॉक इंटरव्यू जो देते हैं उसमें क्या अंतर देखने को आपको मिला है? रियल इंटरव्यू आई वुड से बहुत कॉर्डियल था, काफी उन्होंने मतलब क्वेश्चंस भी डाइवर्सिफाई पूछ रहे थे और आराम से रिलैक्स करके पूछ रहे थे, ऐसा कोई हरी में नहीं था उनको भी, तो काफी कॉर्डियल इन्वायरमेंट था। अच्छा। और ये और बताइए मैम कि जैसे कि इंटरव्यू के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं कि वो भी ये देने के बाद क्या करें और डर भी रखता है कि लिस्ट में नाम आएगा, रिजल्ट में नाम आएगा, तो उनके लिए भी मोटिवेशन होता है जरूरी, तो वो क्या करना चाहिए आपको और आप क्या करेंगे? सर मेरा तो बिल्कुल लास्ट फेज में ये इंटरव्यू है और वो भी लास्ट डेट है, तो मेरे पास इतना टाइम रहेगा नहीं क्योंकि वो रिजल्ट भी कह रहे हैं कि जल्दी आ जाएगा। 2024 के लिए वो प्री देने वाले हैं एस्पिरेंट, तो शुरुआती एस्पिरेंट हैं और जैसे कि सी सेट को देखते हुए सी सेट काफी टफ होता जा रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पीवाईक्यूज एनालिसिस करके जितनी प्रैक्टिस हो सकती है वो करते रहिए बिकॉज एग्जाम में प्रैक्टिस करने से ज्यादा बेटर है पहले प्रैक्टिस कर ले ताकि हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सके। सी सेट के लिए कोई कोचिंग आपने ली थी कि कहीं से खुद आपने देखा है, मॉक टेस्ट दिए हैं इसके? मैंने एक दो यूट्यूब पे रेफर चैनल देख लिए थे जो मुझे ऐसा टॉपिक्स लगा था कि इम्पोर्टेंट भी है और मैं कर सकती हूँ, तो मैंने यूट्यूब पे चैनल देख के हेल्प करी थी कुछ सी सेट पे। You will also get successful and mock practice काफी करते रहिए, हर स्टेज पे mock practice का काफी इम्पोर्टेंट रोल है, तो mock practice जितनी कर सकते हैं वो कीजिए। ऑप्शनल क्या था? ऑप्शनल के बारे में भी बता दीजिए, क्या ऑप्शनल था? तो मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था। ऑप्शनल के लिए कैसे तैयारी की आपने? ऑप्शनल मैंने सेल्फ स्टडी किया था, मैंने कोई कोचिंग नहीं किया था, तो टॉपर्स नोट्स मैंने रेफर किए थे और टॉपर्स की जो बुक लिस्ट थी उन्हीं को रेफर किया। एजुकेशनल जो हमारा बैकग्राउंड होता है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है ऑप्शनल में। जैसे आपका क्या बैकग्राउंड था, जैसे आपने ग्रेजुएशन किया, क्या किया था? मेरा ग्रेजुएशन में हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस था, तो मेरा काफी डिफरेंट ही था, लेकिन ऐसा नहीं था। ऑप्शनल में हेल्प करता है ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि मैं एंथ्रो ज्यादा अच्छे से मैनेज कर पाऊंगी बिकॉज सिलेबस थोड़ा लिमिटेड ही रहता है एज कम्पेयर टू अदर सिलेबस टॉपिक्स, तो मैंने इसलिए किया था। ऑप्शनल की कितने घंटे के लिए अपना टाइम देना चाहिए और कब से स्टार्ट कर देना चाहिए? मैंने इनिशियल स्टेज में तो मैंने ऑप्शनल ही किया था, काफी ज्यादा टाइम दिया था, जीएस को थोड़ा सा कम पड़ा था, तो मैंने उसके बाद फिर जब प्रीलिम्स आने वाला था तो फिर मैं कंप्लीट मैंने जीएस पे फोकस किया था, ऑप्शनल छोड़ दिया था। तो स्टार्टिंग में जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो ऑप्शनल से स्टार्ट कीजिए 3-4 मंथ्स कंप्लीट। दिल्ली की बात करें, बहुत सारे एस्पिरेंट दिल्ली आते हैं तैयारी के लिए, आप भी दिल्ली आए थे कि कहीं घर से आपने तैयारी की? नहीं, मैंने घर पे बैठ कर ही किया, मैंने ऑनलाइन ही कोचिंग ली। कहाँ से बिलोंग करते हैं? सिरसा, हरियाणा में। नहीं, मेरा भांगड़ा डांस मैंने हॉबीज में लिखा था, तो बस उसी पे क्वेश्चंस थे, लेकिन मेरी हॉबीज में मैंने सोशल सर्विस भी लिखा था,
उससे उन्होंने कुछ नहीं पूछा। इसके अलावा मैम मैं थोड़ा सा ये भी समझना चाहूँगा, एक मोटिवेशन के लिए क्या ज़रूरी है? क्या खाली टाइम मतलब एक जो 24 आवर्स होते हैं सभी के पास में, तो क्या जैसे बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं हम 12 घंटे पढ़ते थे, 13 घंटे पढ़ते थे, 18 घंटे पढ़ते थे, तो मैम कितना पढ़ती थी और कैसे पढ़ती थी? ऐसे 12-13 घंटे तो नहीं, लेकिन डेली कंसिस्टेंसी रही थी कि 8 घंटे पे हो जाता था। तो 8 घंटे पढ़ी थी और बस यही था, मतलब ऐसे 12-13 घंटे तो नहीं पॉसिबल हो पाता पूरा 1 साल के लिए, यही था। एंड मोटिवेशन से ज़्यादा मैं कहूँगी डिसिप्लिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ मोटिवेशन कभी मोटिवेटेड रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं, तो फिर वो कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। इसलिए डिसिप्लिन रहेंगे और टारगेट्स को कंप्लीट करने का अचीव करके रखेंगे तो फिर वो हो जाएगा। मैम मेरा लास्ट सवाल ये है कि जो 2024 में जो बच्चे बैठ रहे हैं इस बार एग्जाम में और जो एग्जाम देना चाहते हैं, क्या कहना चाहिए उनको? क्या स्ट्रेटजी अब की मतलब क्या रखनी चाहिए उनको प्रीवियस अटेम्प्ट्स को देखते हुए, प्रीवियस पेपर्स को देखते हुए क्या कुछ करें वो? प्रीलिम्स को लाइटली मत लीजिए, बिकॉज ये लार्जेस्ट एलिमिनेशन का है कि यहाँ पर ज़्यादा बच्चे यहीं एलिमिनेट होते हैं। प्रीलिम्स और जीएस प्लस सीसेट दोनों पे फोकस करना है, उसके लिए मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज दोनों पे ज़्यादा एम्फेसिस कीजिए। ओके, थैंक यू मैम। हम उम्मीद करेंगे कि आपका अगली बार लिस्ट में नाम आ जाए। थैंक यू सो मच मैम। Thank you.